लास्ट क्लास में मैंने आपको डाइपोल पढ़ाया था। ठीक है, टॉर्क लिखवाया था। एक बार 2 मिनट के अंदर रिवीजन कराते हुए मैं आगे निकल जाता हूं। टॉर्क भाई प्लीज। ठीक है, और टॉर्क क्या करता है? डाइपोल को घुमा देता है। क्या करता है? घुमा करके क्या करता हुआ? ग्रेविटी क्या करती है? चीजों को खींचती है, नीचे ला देती है, स्टेबल कर देती है। टॉर्क भी क्या करता है? घुमा देता है। घुमा कर क्या करेगा? स्टेबल कर देगा। समझ गए भैया? तो हम डाइपोल पढ़ रहे थे। कौन सा? मैग्नेटिक डाइपोल। क्या पढ़ रहे थे? मैग्नेटिक डाइपोल। ये क्या होता है भैया? जिसमें दो पोल कुछ डिस्टेंस है, सेपरेटेड हो, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं भैया? डाइपोल। बता दूं, नॉर्थ और साउथ दोनों की पोल डिस्टेंस क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। फिर हमने पढ़ा था इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, है ना? मूवमेंट ये क्या था? जब एक डाइपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो वो कुछ टर्निंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? उसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल में। ये है डाइपोल। इसके दोनों पोल्स के बीच की दूरी यानी मैग्नेटिक लेंथ आपकी दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आएगा। वो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होगा। और भाई प्लीज, और दूसरा डाइपोल के साइज के डायरेक्टली होगा। कंबाइन करोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा m×2l। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो भैया जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा इसकी जो मूवमेंट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? नॉर्थ से साउथ। तो ये क्या होगी? डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का अगर आप डिफाइन करना हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है? पोल स्ट्रेंथ इनटू में सेपरेशन। ये है मैग्नेटिक मूवमेंट की डेफिनेशन। अगर आप मैग्नेट को काटते हो, एक बात और ध्यान रखना, ये इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट में एक टॉपिक आता है, मैंने आपको बताया था कि यदि एक मैग्नेट को आप ऐसे काट रहे हो तो इसकी पोल स्ट्रेंथ अगर स्मॉल एम है तो इसके एक टुकड़े की पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? m/2 हो जाएगी। ठीक है। और यदि आप एक मैग्नेट को आप कुछ इस तरीके से काटते हो तो इसकी पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी, बस इसकी लेंथ क्या होगी? एल से 2l से क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब इससे मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हो अलग अलग मैग्नेट का। फिर मैंने बताया था आपको टॉर्क ऑन अ मैग्नेट। क्या बताया था? टॉर्क। अब इसकी डेरिवेशन में थोड़ी सी कर देता हूं आपको। मैंने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में एक रिलेशन भी बताया था कि अगर कोई पोल बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, बी क्या है? एक यूनिट पे लगने वाला फोर्स है। ठीक है, एक यूनिट। अब देखिए, तो ये क्या था भैया? एक यूनिट पे, यूनिट पोल पे लगने वाला फोर्स था। यूनिट पोल पे लगने वाले फोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये एम पोल पे कितना फोर्स लगेगा? तो भैया आपको याद है क्या लिखा था? एम इंटू में बी। क्या लगेगा? एम इंटू में बी। एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हम टॉर्क निकालने आ रहे हैं। तो एक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। भाई प्लीज देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर जो पोल है उसकी वैल्यू क्या है? स्मॉल एम। और यहां पर जो पोल है उसकी वैल्यू भी क्या है? स्मॉल एम है। लेकिन आपको बता दूं, ये पोल क्या हुआ? नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां जाती है? साउथ की तरफ। तो ये नॉर्थ इसके पास में तो नहीं आ सकता ना, आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साउथ की तरफ जाएगा। और ये क्या होगा? साउथ। ठीक है, मुझे पता है कि एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। और बी क्या है? एक यूनिट पे लगने वाला फोर्स है। तो अगर एक सिंगल पोल पे लगने वाला फोर्स जो है वो एम है, सॉरी बी है, तो एम पोल पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? एम बी। और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? इधर। और ऐसे ही बिल्कुल इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा एम बी। दोनों फोर्स अलग अलग लाइन में लग रहे हैं।
इस फोर्स की लाइन ये है और इस फोर्स की लाइन ये है, ठीक है। दोनों फोर्स अलग अलग लाइन में लग रहे हैं। इन दोनों फोर्स के लाइन के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन ये है, ठीक है। अब एक बात ध्यान में ना, एक सिस्टम है, एक सिस्टम पे दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन दोनों अलग अलग लाइन में लग रहे हैं, तो वो सिस्टम को अगर क्या करेंगे, घुमा देंगे। क्या करेंगे? क्योंकि उनकी वजह से क्या आता है, टॉर्क आता है। क्या आता है? टॉर्क आता है। ये एक सिस्टम है जिसकी लंबाई क्या है, 2L है, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, दोनों अलग अलग लाइन में लग रहे हैं, तो ये सिस्टम को क्या करेंगे, घुमा देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इनकी वजह से क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है। क्या आ रहा है? तो भैया ये है एक परपेंडिकुलर खींचा, और परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस साइन थीटा के बराबर होता है। परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनियस साइन थीटा। हाइपोटेनियस क्या है, 2L साइन थीटा। तो आपको इसकी वैल्यू पता लगी, 2L साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला आप सबको ज्ञात होगा, आइदर फोर्स, दोनों एंड पर कितना फोर्स लग रहा है, MB, क्या लग रहा है, और दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है, क्या है, 2L साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू स्मॉल m इंटू में 2L, क्या है भैया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या है, MB साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, वेयर M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं इसको, तो भैया क्या होगा, M क्रॉस B वेक्टर होगा, ठीक है। ये हो गया टॉर्क। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो कब होगा, जब मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल की और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इस केस में टॉर्क डायग्राम अगर मैं देखूंगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है भैया, मैग्नेट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, मतलब साउथ ही होगा और नॉर्थ ही होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या होता है, मैग्नेट की साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, जो कि ये है, और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आती है, नॉर्थ से, और कहां की तरफ जाती है, तो आपको पता है इस नॉर्थ को ये साउथ क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, और इस साउथ को ये नॉर्थ क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। तो भैया आप ध्यान रखना कि इस केस में डाइपोल टर्न नहीं कर सकता। अगर आप थोड़ा बहुत भी छेड़ोगे तो दोबारा इसी कंडीशन में आ जाएगा। तो इस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, पहली बार टॉर्क कितना होगा आदर्श, MB साइन जीरो। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई। टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। और अगर आप इस कंडीशन में थोड़ा बहुत छेड़ाछाड़ी करोगे, तो डाइपोल अपनी स्टेट को दोबारा से रिगेन कर लेगा, ठीक है। यानी कौन सी स्टेट है, स्टेबल स्टेट। दूसरी बात करते भैया, अगर थीटा मान लीजिए 180 डिग्री है, क्या है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो होनी चाहिए वो एंटी पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होनी चाहिए, एंटी पैरेलल। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जब इधर होगी, जब इसका क्या होगा, नॉर्थ पोल इधर था, साउथ इधर होगा, और नॉर्थ इधर होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या होंगी, अपोजिट होंगी, ठीक है। अच्छा, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड निकलती कहां से है, नॉर्थ से, और कहां जाती है, तो आपको पता है ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये साउथ इस साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अभी तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन यदि आप इस कंडीशन में थोड़ा भी डाइपोल को घुमाओगे, तो पूरा ही रोटेट कर जाएगा। पूरा ही रोटेट करने का मतलब अभी क्या है, अनस्टेबल है, क्या ये, लेकिन अभी भी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल है। थोड़ा सा भी छेड़ाछाड़ी पूरा डाइपोल क्या होगा, रोटेट कर जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोनों एंड पर रिपेलिंग फोर्स है, अनस्टेबल ब्रियम, ठीक है। चलो, समझ गया, ये हो गया। और अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्या हो, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी है और डाइपोल ऐसा रखा हो, ठीक है भैया। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, इस दिशा में। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो आपको पता नॉर्थ पे ऐसे फोर्स लगेगा,
और साउथ पे ऐसे फोर्स लगेगा। अब डाइपोल टर्न करेगा, मतलब टॉर्क भी आ रहा है। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? एम बी, क्योंकि टॉर्क मैक्सिमम रहेगा इसलिए एम बी होगा टॉर्क। विद साइन 90 क्या होता है? 1। तो ये हो गया आपका टॉर्क की सारी कंडीशन आ गई, ठीक है भैया। अच्छा, फिर मैंने बताया था टॉर्क हमेशा क्या करता है? सिस्टम को स्टेबल करता है। क्या करता है? ठीक है। अगर मैं इस, देखिए टॉर्क एक बात ध्यान रखना, यहां पर एक बात नोटिस लिख कर लेना कि अगर अगर अरे यार क्या लिख रहा हूं, अगर डाइपोल पे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो वो टॉर्क वो टॉर्क डाइपोल को क्या करेगा? और डाइपोल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर डाइपोल के क्या लगता है? टॉर्क लगता है। जैसे पत्थर को उठाने पर उसमें क्या लगती है? ग्रेविटी लगती है। और ग्रेविटी क्या करती है? पत्थर को नीचे खींच लेती है और पत्थर स्टेबल हो जाता है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने के बाद अगर डाइपोल पर टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क भी क्या करता है? मैं उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब, देख लीजिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब है कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? एक लाइन में लाने का प्रयास करता है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब क्या है भैया? कि मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कुछ इस तरीके से, ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। मैग्नेटिक मोमेंट होगी साउथ से नॉर्थ, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। तो ये डाइपोल अभी अनस्टेबल है। अगर मैं थोड़ा सा अभी ये इस डायग्राम में थोड़ा आपको सही नहीं लगेगा, मान लीजिए मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, डाइपोल को, ये है नॉर्थ, ये है, ये साउथ लिख लो इसको, और ये है आपका नॉर्थ। तो आप यहां पर इस एंगल पे रखोगे ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर टॉर्क लगने लगेगा। क्या लगेगा? और टॉर्क इसको ऐसे नहीं ले आएगा, वो ऐसे घुमाएगा इसको, ठीक है। और ऐसे घुमाएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में। जब इस तरीके से घुमा रहा है, टॉर्क ऐसे घुमाएगा इसको, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? कि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड को एक डायरेक्शन में ला रहा है। और अगर एक डायरेक्शन में दोनों आ गए तो इसका मतलब टॉर्क क्या, डाइपोल क्या जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है भैया। तो अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो यानी क्या होगा? डाइपोल अपनी स्टेबल स्टेट में चला जाएगा। यानी स्टेबल स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी, क्या हो जाएगा? ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखे आने के बाद टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मतलब टॉर्क क्या करेगा? डाइपोल को स्टेबल स्टेट में ले आएगा। स्टेबल स्टेट का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल के अलावा कुछ और एंगल है तो डाइपोल क्या है? अनस्टेबल है। डाइपोल क्या है? उसकी एनर्जी मिनिमम नहीं है, अभी वो घूमेगा। अभी वो क्या करेगा? और कब तक घूमेगा? जब तक कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम ना हो जाए। अगर अब देखो, अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई तो डाइपोल अपना स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो डाइपोल स्टेबल होगा या अनस्टेबल हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना कि मैं यहां पे दो डायग्राम बना रहा हूं। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक मोमेंट। अगर डाइपोल को यहां से यहां पे ले आना है तो डाइपोल खुद ब खुद चलाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी खुद अटेंड की जाती है। एक पत्थर अपने आप नीचे आ जाता है क्योंकि वो नीचे स्टेबल है, ठीक है। ये खुद हो जाएगा, ये डाइपोल खुद कर लेगा, खुद कर लेगा, टॉर्क की वजह से। किसकी वजह से? टॉर्क की वजह से। लेकिन अगर मुझे यहां से यहां पे आना है, मतलब एंगल जीरो से, यहां पे एंगल क्या है? थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पर जीरो है, लेकिन यहां पर थीटा की वैल्यू जीरो नहीं है, यानी एंगल बढ़ा। बट एंगल अपने आप नहीं बढ़ सकता, इसको मुझे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये हमें बाहर से करना
बढ़ेगा। और यदि आप किसी सिस्टम पे वर्क करते हो तो उसकी एनर्जी घटती है बढ़ती है? बढ़ जाती है। पत्थर उठाते हो अपने आप उड़ जाएगा क्या? उठाना पड़ेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इस केस में आपकी एनर्जी क्या होगी? इस केस में डाइपोल की एनर्जी बढ़ जाएगी जाएगी। तो अब एक बात समझ लेना, ठीक है, यदि मुझे डाइपोल को एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो उसका एंगल बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाऊंगा कैसे? डाइपोल को घुमा करके। क्या करूंगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा करके। मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाती है? टॉर्क लगाती है। यानी अगर मैं घुमाऊंगा तो टॉर्क के अगेंस्ट में काम करूंगा। तो बस आ रहा अगला टॉपिक है जो मैंने अगली क्लास में कराया था, डाइपोल। अनस्टेबल है, सबसे मैक्सिमम एनर्जी आती है, भी देखियो। हाँ, जब तक छूते नहीं हो तब तक वो ऐसे इक्विलिब्रियम में रहेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। मतलब तू कुछ इस तरीके से सोच कि तूने किसी वजह से एक पत्थर को किसी भी तरीके से आसमान में टिका रखा है, उसके पास एनर्जी तो मैक्सिमम है ना, लेकिन वो किसी वजह से टिका हुआ है, अनबैलेंस हो रखा है उसके फोर्स को। लेकिन जैसे ही उसको काटेगा तो क्या करेगा? बहुत हाई एनर्जी से क्या करेगा? नीचे गिरेगा। बिल्कुल यही होता है जब डाइपोल आपका 180 डिग्री पे होता है तो नेट फोर्स की वजह से वो रुका होता है वहां पर। जैसे मैं पत्थर को बलून के सहायता से ऊपर अटका रखा है तो उसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन वो अटका हुआ है। ठीक है, वैसे डाइपोल भी क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब 180 डिग्री पे होता है टॉर्क नहीं लगता, घूमता नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और थोड़ा सा भी अगर आप छेड़छाड़ी कर दोगे तो उस हाई एनर्जी के साथ क्या करेगा? टर्न करेगा। और कहां पे आएगा? जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए। और आपको बता दूं कि एक टॉपिक पहले हुआ करता था, ऑसिलेशन इन मैग्नेटिक डाइपोल। नोट्स में अभी भी होगा, पुराने वाले नोट्स में तो मैंने भेजा है। तो आप देखोगे कि जब वो डाइपोल इतनी हाई एनर्जी के साथ जाएगा, ठीक है, तो वो रुकेगा नहीं, वो नीचे चला जाएगा, फिर वो ऊपर आएगा टॉर्क की वजह से। बार बार उसके अंदर क्या होती है? ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है। और मैंने ऑसिलेशन भी करा रखा है। ठीक है, चलो, तो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल। डाइपोल के अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है अपने को। ठीक है, ये डाइपोल है, इसके ऊपर इधर एक फोर्स लग रहा है एमबी, इधर फोर्स लग रहा है एमबी। ठीक है, हम इधर ले आ रहे हैं, अपने आप तो नहीं आएगा, अपने आप एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा थीटा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी इंस्टेंट पर, क्योंकि आपको पता है ये थीटा वेरिएबल है। थीटा क्या है? और वेरिएबल है तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप इंस्टेंट की बात करते हो। देखिए, जब भी कोई चीज वेरिएबल होगी और आपको उसको कैलकुलेट करना है तो आप इंस्टेंट लेते हो। सोचा आपने क्यों लेते हो इंस्टेंट? क्योंकि उस इंस्टेंट के लिए वो चीज क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है। क्या होती है? तभी आप उस इंस्टेंट के लिए वैल्यू ले पाते हो और फिर उसके उसके बाद उसका क्या करते हो? इंटीग्रेट कर देते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं इंस्टेंट लेता हूं, वेरिएबल चीजों के लिए ही इंस्टेंट होता है। कांस्टेंट चीजों में तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, जैसे डिस्टेंस क्या होता है? फोर्स वेलोसिटी, स्पीड इनटू में टाइम होता है। अगर यहीं पर स्पीड वेरिएबल कर दो, आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करोगे? इंस्टेंट लोगे। क्या लोगे? इंस्टेंट में टाइम क्या होगा? छोटा, और इंस्टेंट की वेलोसिटी, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो वहां पर आप छोटे से टाइम के लिए आप क्या निकाल लोगे? डिस्टेंस निकाल लोगे। और आपको पूरी जर्नी का डिस्टेंस निकालना तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि भैया किसी इंस्टेंट पर एंगल कितना था? थीटा था, तो इस वक्त टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? टॉर्क जो लग रहा है इस वक्त डाइपोल पे वो क्या होगा? एम बी। और आपको जो एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा क्योंकि आप घुमा रहे हो ना इस टॉर्क के अगेंस्ट में, वो भी क्या होगा? एम बी साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, और इंस्टेंट पे, ठीक है भैया, और वर्क का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था टॉर्क की टर्म में वर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू में थीटा। लेकिन जब टॉर्क क्या होता है? कांस्टेंट होगा तो आप इसको सीधा यूज करोगे। लेकिन जब टॉर्क आपका वेरिएबल होगा, क्या होगा? तो आप इंस्टेंट लोगे ताकि टॉर्क उस इंस्टेंट के लिए क्या हो जाए? कांस्टेंट है। तो वर्क क्या होगा? डीडब्ल्यू हो जाएगा, टॉर्क इंटू में डीटा। मैंने इंस्टेंट लिया है तो इंस्टेंट में एंगल का जो चेंज आता है वो बहुत छोटा होता है,
टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वर्क आपका इस तरीके से निकलता है। लेकिन आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क के लिए, टोटल वर्क के लिए क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो। तो डी डब्ल्यू का क्या होगा, डब्ल्यू टॉर्क इंटू में डी थीटा, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, टॉर्क के टर्म में। अब यहां पर भी आपका टॉर्क वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि टॉर्क डिपेंड्स ऑन दी एंगल, और एंगल आप लगातार क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो एंगल चेंज हो रहा है यानी टॉर्क भी चेंज हो रहा है। अब क्या करूं मैं, इंस्टेंट लूंगा। इंस्टेंट का टॉर्क क्या हो गया, ये हो गया, तो उसके आपको, आप घुमा रहे हो, आप इसको अनस्टेबल कर रहे हो, तो इसलिए आपको बाहर से भी इतना टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आप इंस्टेंट ले रहे हो तो वर्क क्या होगा, वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इंटू में डी थीटा। आप मान लीजिए थीटा 1 से लेकर कहां घुमा रहे हो उसको, थीटा 2 तक, तो ये आपका टॉर्क की वैल्यू क्या है, एम बी साइन थीटा, एम मैग्नेटिक मोमेंट है ध्यान रखना, डी थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2। तो ये जगह डब्ल्यू इक्वल्स टू में एम और बी कांस्टेंट टर्म में, साइन का इंटीग्रेशन का होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, थीटा 1 से लेकर थीटा 2। तो माइनस अगर लगा है ना और लिमिट ये है, तो आप लिमिट को ऊपर नीचे कर दो, ठीक है होगा, कॉस थीटा, थीटा 2 थीटा 1। तो ये वर्क आ गया आपका एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था। लेकिन अब यहां पर एक कुछ केस है, मान लीजिए केस फर्स्ट, अगर आप थीटा 1 आपका मतलब क्या है, जीरो है, मतलब स्टेबल है, थीटा 1 जीरो का मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, ये है। और आप थीटा 2 क्या कर रहे हो, 180 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका ये एंगल बढ़ रहा है ना, एंगल बढ़ नहीं सकता अपने आप, पत्थर उठ नहीं सकता अपने आप, एंगल बढ़ नहीं सकता अपने आप, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क किया, तो वर्क क्या होता है, एम बी कॉस थीटा 1 क्या भी है, जीरो, माइनस कॉस 180, कॉस 180 -1 होता है, साइन जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो ये -1 माइनस ये क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो जाएगा 2mb, पॉजिटिव आ रहा है, ये मैक्सिमम एनर्जी है। और जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम होती है तो स्टेबिलिटी मिनिमम होती है, क्या होती है, यानी आप 0 डिग्री से 80 में ले आओगे तो सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। लेकिन अगर डाइपोल का आप केस 2 में थीटा 1 180 है, थीटा 1 क्या है, और क्या है, थीटा 2 क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो भैया यही वर्क आप डालोगे वैल्यू तो आएगा -mb, -2mb। ये होती है मिनिमम एनर्जी, क्या होती है, मिनिमम एनर्जी, यानी 180 से 0 पे आ गया, यानी स्टेबिलिटी स्टेबल स्टेट में आ गया, तो मिनिमम एनर्जी है। ठीक है भैया, ये इस केस का डायग्राम ऐसे होता है। चलो इस केस में मैंने डायग्राम 0 से 180 कर दिया, और इसमें 180 से अपने आप क्या हुआ है, अच्छा माइनस का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी का लॉस हुआ है, क्या हुआ, ठीक है। और एक फॉर्मूला और आप यूज करते हैं उसमें, केस थर्ड, केस थर्ड में कहता है अगर डाइपोल आपका ऐसा ही रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एरी, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, तो इस वक्त थीटा क्या है, थीटा 1 क्या है, 90 डिग्री, क्या है, और थीटा 2 कोई सा भी एंगल हो सकता है, थीटा 2 सुन लीजिए, थीटा 2 कोई भी एंगल हो सकता है। अगर थीटा 2 90 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, सोचो, 90 से ज्यादा होने का मतलब क्या, एंगल बढ़ा है, एंगल बढ़ा तो एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी। और अगर थीटा जो है, थीटा ये 90 से छोटा होगा तो एनर्जी घटी है, थीटा एंगल अपने आप नहीं घटता। एंगल और हाइट को रिलेट करोगे तो आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। तो यहां पर आपका जो वर्क का फॉर्मूला आएगा वो आएगा -mb cos थीटा, -mb cos थीटा ही हो गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते भैया और बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या, पहले ये देखो, ये वाली टेबल देखो, ये टेबल आपको बता रही है कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 के फॉर्मूले कितने मिलते हैं एक दूसरे से। जैसे आपने पहले पढ़ा था 1 में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां पे पढ़ रहे हो म्यू नॉट। ठीक है, आपने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट को पी से, और मैग्नेटिक मोमेंट को क्या किससे पढ़ रहे हो, कैपिटल एम से, क्योंकि मैंने कैपिटल एम पढ़ा है तो मैं यहां पे कैपिटल एम लिख दे रहा हूं उसको, कैपिटल एम डॉट। ठीक है, आपने एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था 1 में, डाइपोल की वजह से 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2
डाइपोल मोमेंट अपॉन में आर क्यूब, और आपने मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल में क्या पढ़ा था, म्यू नॉट 4 पाई टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में आर क्यूब। इक्वेटोरियल पे आपने ऐसा पढ़ा था, ठीक है, और मैग्नेट के केस में ये पढ़ा है आपने, तो मतलब, और टॉर्क आपने अभी पढ़ा पीछे, पीई साइन थीटा होता था, यहां पर एम बी साइन थीटा, ये कैपिटल एम है, ठीक है, या एम क्रॉस भी पढ़ा था। और पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी थी इसमें पीई कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा थी, कॉस थीटा 1 से लेकर कॉस थीटा 2, और इसमें पढ़ोगे आप, पीछे भी पढ़ लिया आपने। अब देखिए मैंने सीधा सीधा अभी एक टॉपिक पढ़ोगे आप, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। आपको पता है आपने डाइपोल के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा, क्या था, डाइपोल का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या था, एम क्रॉस 2l, डाइपोल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है एम इंटू में 2l, ठीक है। डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट होता क्यों था, क्योंकि जब आप डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आता था और वो घूम जाता था, उसको हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते थे। ऐसे ही करंट कैरिंग कॉइल भी कैसा बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह, जब उसको भी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर भी क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। तो ध्यान रखना, एक करंट कैरिंग कॉइल है, शेप कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये हो, ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो, ठीक है। इसके ऊपर करंट कैसा है, आई, यहां पर भी कैसा है, आई। इसका एरिया क्या है, ए, इसका भी एरिया क्या है, ए। इसको ऐसे लटका दो मैग्नेटिक फील्ड में, इसको भी ऐसे लटका दो मैग्नेटिक फील्ड में, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों कॉइल रखी जाएंगी, तो आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज अ मैग्नेट, तो ये दोनों कैसा बिहेव करेंगे, मैग्नेट की तरह। ऑलरेडी कहां रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो कैसा इफेक्ट आता है, टर्निंग इफेक्ट आता है, उसको आप मैग्नेटिक मोमेंट कहते हो। तो कह रहा है जो कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, भाई प्लीज, कह रहा है जो मैग्नेटिक मोमेंट आया, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। क्यों, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग करंट रहेगा उतनी स्ट्रॉन्ग ये कॉइल क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनका इंटरेक्शन उतना ज्यादा होगा, ज्यादा इंटरेक्शन से कॉइल के अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा, एरिया ज्यादा होगा कॉइल का, तो ऑब्वियस सी बात है टर्निंग इफेक्ट क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा एरिया के भी। तो कंबाइन कीजिए, एम इज इक्वल्स टू में आई इंटू में ए, पहली इक्वेशन है, और ये दूसरी इक्वेशन। तो ये एक करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। आई क्या है करंट, ए क्या है एरिया। इफ कॉइल कंसिस्ट विद एन टर्न, कितनी टर्न से मिलकर ना, एन टर्न, तो ये हो जाएगा मैग्नेट वेव का फॉर्मूला निया, क्या हो जाएगा, निया, ठीक है भैया, नाम से याद रखना। एक टर्न के लिए आई है, एन टर्न के लिए निया। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। मान लीजिए करंट ऐसा है, ये करंट क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, और ये करंट क्या है, क्लॉकवाइज है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। इसकी वैल्यू होगी आई ए प्लस एन कैप, और इसकी वैल्यू होगी माइनस आई ए एन कैप। अंदर वाले मैग्नेटिक मोमेंट में नॉर्मल जो होता है अंदर की तरफ होता है, माइनस एन लगा दिया उसके लिए, और प्लस वाले के लिए क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, प्लस एन मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी भैया, तो करंट इंटू में एरिया, करंट की क्या होती है, एम्पियर, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ गया। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का,
क्या कह रहा है भैया, एक कॉइल है, एक कॉइल है जिसका एरिया आपको दे रखा है, इसके ऊपर करंट भी दे रखा है आपको। कह रहा है कि क्या होगा, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अच्छा, कॉइल के अंदर एक ही टर्न है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू में, आई कितना भैया 12, एरिया दे रखा है, गुणा कर दो, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे भैया, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो बाहर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज रहेगा तो नीचे लिखा हुआ है, अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो नॉर्मल कहा है बाहर, अब क्लॉकवाइज रहेगा तो नॉर्मल कहा जाएगा अंदर। समझ गए भैया, ये सब मत लगा है, जो बता दिया वो भूल जा, ठीक है, ये सब भूल जा अभी, जो अब बताया ना वही ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज बाहर प्लस आई ए एन कैप, और क्लॉकवाइज अंदर माइनस आई ए एन कैप, ठीक है भैया। क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ू, आगे देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। कुछ और नहीं है, यही मैग्नेटिक, इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो कि घूम रहे चारों, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए भैया। ये है आपका ऑर्बिट, सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या माइनस, और जिस ऑर्बिट घूम रहा है उसकी रेडियस क्या आर। तो भैया जब करंट, इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हो तो करंट कैसे आएगा, उल्टा, करंट भी आ रहा है और ये कॉइल की तरह, तो इट एक्ट एज अ, इट एक्ट एज अ करंट कैरिंग लूप, सो इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मूवमेंट क्या होगी भैया, क्या होगी, अब करंट कैरिंग कॉइल है ना, आई इंटू में ए, आई इंटू में, आई क्या, करंट, करंट कैसे निकलता है, चार्ज अपॉन में टाइम इंटू में एरिया, चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन पे ई, और कौन सा टाइम, वो टाइम जिसमें एक पूरी साइकिल हो जाए, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इंटू में एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऑर्बिट की रेडियस आर है तो एरिया हो जाएगा ये। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है भैया, भाई ध्यान दीजिए, ई, डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई आर, स्पीड क्या है वी, इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आपका आएगा हाफ ई वी आर, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको आप एक बात ध्यान रखना, अरे यार, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, हाफ ई, वी क्या होता है, वी क्या होता है 2 पाई आर अपॉन में टाइम, ये तो होती है वेलोसिटी, और ये क्या होगा वी आर, ये हो गया। तो अगर आप देखो 1/mt क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है, तो इसको आप लिखोगे, अच्छा ये क्या करें, अब वी की वैल्यू तो निकाल डालनी, आ रहेगा केवल, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ टी 2 पाई आर स्क्वायर इंटू में एफ, समझ गए भैया। तो ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है, आपको क्या निकालना है उसका, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फ्रीक्वेंसी तो रखी है, हाँ, काट दे, मैंने नहीं काटा, तू काट दियो, ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आराम से, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है, IIT 1988 में भी आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, देखिए याद होगा आपको,
एक करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस आर है, तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, याद है आपको, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में करंट कैरिंग लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहे करंट क्या होगा, देखिए सबसे पहले कह रहा है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रेडियस क्या है, ठीक है भैया, वेलोसिटी कितनी रखी है, आपको बोला इक्विवेलेंट करंट, करंट क्या होता है भैया, ये होता है भैया सब कुछ रखा, ई वी टाइम पर हमने लिख दिया 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर गया तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी,